हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है कंपाउंडिंग गेन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पैसेज को। द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ऑन मंडे माइट लुक अंडरवेलमिंग। कह रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है मंडे को, वो शायद देखने में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगे, अंडरवेलमिंग लगे, या फिर उतना ज़्यादा प्रभावी ना लगे व्हेन व्यूड इन आइसोलेशन। जब हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अकेले में देखते हैं, इन आइसोलेशन मतलब उसको सब चीज़ों से हटाकर अलग तरीके से देखते हैं, उसको अकेला करके देखते हैं, तो ये जो एग्रीमेंट है उसमें इतनी ज़्यादा दम नहीं है, अंडरवेलमिंग है, डिसअपॉइंटिंग है। बट इज नेवरदलेस का मतलब होता है हाउएवर, हालांकि सिग्निफिकेंट व्हेन लुकिंग एट व्हाट हैज बीन हैपनिंग ओवर द लास्ट 5 to 6 ईयर। अगर हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि लास्ट के 5 और 6 सालों में क्या हो रहा है, तब ये जो FTA साइन हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिस इम्प्रेशन कह रहा है ये जो हमारे दिमाग में इम्प्रेशन बना हुआ है इज बिकॉज न्यूजीलैंड इकोनॉमी इज 1/16 द साइज ऑफ इंडिया। कह रहा है कि ये जो हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन बना हुआ है, एक धारणा बनी हुई है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उतना दम नहीं है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस वजह से बनी हुई है क्योंकि जो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी है वो भारत की इकोनॉमी का 1/16 है एंड मेक्स अप लेस देन 1% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड। और भारत का जो टोटल ट्रेड है उसमें न्यूजीलैंड का जो है वो 1% से भी कम हिस्सा है। मेक अप मतलब हिस्सा होना, तो वो भारत के टोटल ट्रेड का 1% से भी कम है। येट फिर भी दिस व्यू इग्नोर्स द फैक्ट, कह रहा है कि ये जो नज़रिया है ये इस तथ्य को इग्नोर करता है कि दैट द FTA comes soon after the signing of closure of negotiations on 7 other trade agreements। कि इस बात को इग्नोर करता है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ हुआ है ये उसके तुरंत बाद हुआ है जब जो 7 अदर ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनका उनका उनके ऊपर निगोशिएशन हो गई है, या फिर ये जो 7 अदर ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये पूरी तरीके से हो गए हैं इन द पास्ट 3.5 years और सो, ये 3.5 सालों के पीरियड में। इट ऑल्सो इग्नोर द लार्जर पॉलिसी गोल्स दैट इंडिया इज ट्राइंग टू अचीव थ्रू सच डील्स। और कह रहा है कि ये जो नज़रिया है ये इस बात को भी इग्नोर करता है कि भारत के जो लार्जर पॉलिसी गोल्स हैं, जो लार्जर ऑब्जेक्टिव्स हैं, लार्जर गोल्स हैं, जो इंडिया पाने की कोशिश कर रहा है इन डील्स के जरिए। द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द US टैरिफ फ्रिक्शंस, कह रहा है कि एक तो ये जो कोविड-19 महामारी थी और दूसरा जो US टैरिफ के फ्रिक्शंस है, लगातार ये हमारी मतलब टैरिफ लगा देते हैं, हमारे चीज़ों के जो सामान है उसको उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो जितनी भी ये समस्या आ रही है US टैरिफ से लेकर या फिर कोविड-19 जो 2020 में समस्या आई थी, हैव शोन, उसने दिखाया है इंडिया को that it needs to diversify supply chains on the import and export sides। कि भारत को ज़रूरत है कि अपने जो उसकी सप्लाई चेन है, चाहे वो आयात की हो चाहे वो फिर निर्यात की हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की हो, उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। मतलब उसको एक तरीके से फैलाने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम एक ही जगह से इंपोर्ट कर रहे हों, एक ही जगह एक्सपोर्ट कर रहे हों, तो हमें अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। विनिंग ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना इज़ अ टफ टास्क। कह रहा है कि अगर हम चाइना से इंपोर्ट को धीरे धीरे कम करना चाहें तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। विनिंग ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे कटौती करना। Yet फिर भी any chipping away of the 16% of India's import that China accounts for would be welcome। कह रहा है कि अगर जो भारत का इंपोर्ट हो रहा है चाइना की तरफ से, जो कि 16% है भारत के इंपोर्ट का टोटल में, अगर हम उसका थोड़ा सा भी हिस्सा जो है वो चिप अवे कर सकें या धीरे धीरे हटा सकें, काट सकें, तो वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय होगा। इम्पॉर्टेंटली कह रहा है खासकर द स्ट्रेटजिक नीड टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन,
कि ये जो हमारे पास रणनीतिक ज़रूरत है कि हमें अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफाई मतलब समझ रहे हो ना, डाइवर्सिफिकेशन, कि किसी जो हमारा एक एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, उसके अलग अलग ब्रांचेस बनाने होंगे। सिर्फ एक ही कंट्री में हमें एक्सपोर्ट नहीं करना है, हमें दुनिया भर की सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना है, ताकि अगर एक कंट्री से हमारा नाता टूटे तो हमारे एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। स्पेशली खासकर वाइल द मर्कूरियल डोनाल्ड ट्रम्प। अब मर्कूरियल का क्या मतलब होता है? जो व्यक्ति स्थिर ना हो, स्टेबल ना हो, लगातार उसका दिमाग जो है चेंज होता रहे। कह रहा है कि खासकर तब जब जो डोनाल्ड ट्रम्प है जो कि मर्क्यूरियल है, अनस्टेबल है, इज इन चार्ज ऑफ इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। वो एक तरीके से कंट्रोल रखते हैं भारत की जो सबसे ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है जो कि यूएसए है, उसके ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं। इस क्लियर एंड अर्जेंट, कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जहां पे डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के ऊपर इस समय के प्रेसिडेंट है और एक तरीके से उनका दिमाग भी जो है वो स्टेबल नहीं है, तो भारत को अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय एकदम क्लियर है और अर्जेंट है। ठीक है। द ट्रेड डील्स विद मॉरिशस, कह रहा है कि जो ट्रेड डील हुई है मॉरिशस के साथ, द यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए नेशन मतलब यूरोपियन जितने भी नेशंस हैं उनके साथ, द यूके, द ईयू, ओमान, नाउ न्यूजीलैंड, ऑल प्रोवाइड इंडियन एक्सपोर्टर्स अपॉर्चुनिटीज। सारे ही देश भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं, दैट दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ, जिनका उन्हें लाभ उठाना चाहिए। फाइनली, अंततः, डिसमिसिंग दिस एफटीए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नकारना इसके साइज के बेसिस पर वुड बी अनफेयर, ये फेयर नहीं होगा। टू इंडिया नेगोशिएटर्स, जो भारत के नेगोशिएटर्स हैं जो नेगोशिएशन कर रहे हैं या जो तोल भाव कर रहे हैं उनके लिए, हु हैव डन वेल, जिन्होंने अब तक काफ़ी अच्छा काम किया है, टू यूज़ इंडियाज कंपरेटिव एडवांटेज, भारत के पास जो तुलनात्मक रूप से एडवांटेज था उसका जो उन्होंने सही से इस्तेमाल किया है, टू पुश थ्रू मतलब कि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं थी उसके बावजूद भी वो प्रयास करते रहे कि विक्ट्रीज को पाने में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज थी उनको पाने में। द फर्स्ट की स्ट्रेंथ ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इंडिया एंड अनप्रेसिडेंटेड इज दैट न्यूजीलैंड विल रिमूव ऑल गुड टैरिफ्स इमीडिएटली। कह रहा है कि पहला तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत और न्यूजीलैंड का हुआ है, इसकी जो पहली इंपॉर्टेंट मजबूती है, स्ट्रेंथ है, जो पहले कभी नहीं देखी गई, अनप्रेसिडेंट मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, इज दैट वो ये है, न्यूजीलैंड विल रिमूव, कि न्यूजीलैंड सारे जो ऑल गुड टैरिफ हैं या फिर जो टैक्स हैं उसको इमीडिएटली रूप से हटा लेगा ऑन एक्सिक्यूशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट, जैसे ही ये एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट होगा वैसे ही। द सेकेंड स्ट्रेंथ इज दैट, और दूसरी मजबूती ये है, इंडिया मैनेज टू अवॉइड प्रोवाइडिंग एनी कंसेशंस ऑन एनी ऑफ इट्स सेंसिटिव सेक्टर्स, कि भारत ने ये तरीके से संभव कर लिया है कि उन्होंने किसी तरीके की छूट नहीं दी अपने यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनके ऊपर न्यूजीलैंड को। कि अमंग दीज एक्सक्लूजन इज डेयरी, और कह रहा है कि इनमें से जो सेक्टर्स को भारत ने एक तरीके से अलग रखा और न्यूजीलैंड को वहाँ पर हिस्सेदारी नहीं दी, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? एक तो डेयरी का है, समथिंग न्यूजीलैंड हैड बीन स्पेशली कीन टू इंक्लूड, जिसके लिए जो न्यूजीलैंड है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंक्लूड करने के लिए। द थर्ड पॉजिटिव, कह रहा है कि तीसरी पॉजिटिव बात ये है, इज न्यूजीलैंड्स कमिटमेंट, कि न्यूजीलैंड की जो कमिटमेंट है टू फैसिलिटेट, सपोर्ट करने की, इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया वर्थ 20 बिलियन ओवर 15 ईयर्स, कि फैसिलिटेट का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी प्रोसेस को, उसको ईजी बनाना, कि न्यूजीलैंड ने जो कमिटमेंट दी है कि वो भारत में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे 15 साल के लिए, ये तीसरी पॉजिटिव बात है। दिस इज सिमिलर टू द प्रोविजंस इन द EFTA ट्रेड पैक्ट, कह रहा है कि ये उसी तरीके का ट्रेड पैक्ट है जिस तरीके का EFTA ट्रेड पैक्ट था, उसी तरीके का ये ट्रेड पैक्ट है।
और जिस तरीके के कंडीशन प्रोविजंस उसमें थे, इसी तरीके के न्यूजीलैंड के साथ जो पैक्ट हुआ है उसके साथ भी है। वेयर इन जिसमें द 4 EFTA कंट्रीज कमिटेड टू फैसिलिटेट 100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर 15 ईयर्स। अच्छा, जो EFTA वाला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसमें क्या था कि जो 4 कंट्रीज थी उन्होंने एक तरीके से कमिटमेंट दी थी कि वो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में आने वाले 15 सालों में। टू बी श्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दीज आर कमिटमेंट्स टू फैसिलिटेट, कह रहा है कि ये जो कमिटमेंट्स हैं एक तरीके की सपोर्ट करने की है, जो प्रोसेस है उसको ईज करेंगे, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल करेंगे। नॉट कमिटमेंट्स टू इन्वेस्ट, उन्होंने डायरेक्टली ये कमिट नहीं किया है कि वो तुरंत जाके इन्वेस्ट करने लगेंगे भारत में। बट गेटिंग देम इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट ऑफ द डील इज नेवर द लेस सिग्निफिकेंट, कह रहा है कि फिर भी इस मतलब एक तरीके से इस ट्रेड डील में इस बात को इंक्लूड कराना कि वो भारत में आने वाले 15 साल में इन्वेस्ट करेंगे या फिर उसमें सहायता करेंगे, ये ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। टू हेल्प दिस अलोंग, मतलब इसी काम में सहायता करने के लिए, इंडिया विल क्रिएट अ डेडिकेटेड टास्क, भारत जो है वो एक तरीके से स्पेसिफिक डिपार्टमेंट खोलेगा, क्रिएट करेगा, टू एड्रेस एनी इश्यूज, कि अगर कोई भी समस्या आती है उसको मैनेज करने के लिए न्यूजीलैंडर इन्वेस्टर्स माइट फेस, मतलब जो न्यूजीलैंडर इन्वेस्टर जो कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर सकते हैं तो उनके लिए एक डेडिकेटेड टास्क बनेगा, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनेगा ताकि वो इन समस्याओं को हैंडल कर सके। सच अ टारगेटेड अप्रोच, कह रहा है कि ये जो जैसी स्पेसिफिक अप्रोच है टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है उसको लाने के लिए या उसके लिए, इज नेसेसरी, ये आवश्यक है, इफ इंडिया वांट्स टू अचीव द मल्टीपल गोल्स ऑफ विनिंग ऑफ चाइना, कि अगर भारत जो है वो मल्टीपल गोल्स चाहता है, जैसे कि चाइना से जो इम्पोर्ट है उसको काटना, उसको कम करना, इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, उसको डाइवर्सिफाई करना, क्रिएटिंग जॉब्स को बढ़ाना, ब्लॉस्टरिंग द कैपिटल अकाउंट, जो आयात निर्यात का जो अकाउंट है उसको अगर मजबूत करना है, एंड जनरली इंक्रीजिंग इनकम्स, और इनकम्स को बढ़ाने के लिए। तो कह रहा है कि इस तरीके की टारगेट अप्रोच अगर हमें ये जो मल्टीपल गोल्स हैं इसको अचीव करना है तो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। द अदर लॉन्ग स्टैंडिंग नीड ऑफ हेल्पिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स स्केल अप रिमेन्स अ स्टिकी प्रॉब्लम, कह रहा है कि दूसरी जो सबसे काफ़ी समय से चली आ रही आवश्यकता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की, उनके बिजनेस को बढ़ाने की या विस्तार करने की, वो अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समस्या बनी हुई है। स्टिकी मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा टफ जो है प्रॉब्लम बनी हुई है। अभी क्वेश्चन करो, What can be inferred about the strategic importance of the India-New Zealand FTA despite the relatively small size of New Zealand's economy? कह रहा है कि ये जो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस क्या है, एक तरह से रणनीतिक इम्पोर्टेंस क्या है, बावजूद इसके कि जो न्यूजीलैंड की इकनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। इट सर्व्स एज अ टैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि भारत का जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टैक्टिकल कंपोनेंट है। टू रिड्यूस इट्स 16% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन चाइना, चाइना के ऊपर जो हमारा 16% इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी है उससे कम करने के लिए। बिल्कुल बात सही है, एक तरीके से ये उसी लार्जर ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है जो लगातार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सही है। It acts as a safeguard to diversify export destination amid unpredictable trade relation with India's largest export market. कह रहा है कि एक तरीके से ये सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा कि जो हमें अपना एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन डाइवर्सिफाई करना है उसके लिए, और ऐसे समय के बीच जहाँ पर हमारा जो ट्रेड रिलेशन है यूएसए के साथ वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये भी एकदम सही है। The deal is an achievement that marks the first time India has engaged in trade negotiations since the COVID-19 पैंडेमिक। कह रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक से पहली बार भारत ने किसी तरीके के ट्रेड नेगोशिएशन में अपने आप को इंगेज किया है, ऐसा कहीं नहीं। तो ए और बी उससे पहले भी 7 हो चुके हैं ना, तो ए और बी जो है वो करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल प्रैक्टिकल हिंड्रेंसेस, मतलब एक तरीके से कौन सी प्रैक्टिकल बाधाएं जो हैं वो हो सकती हैं इन रियलाइजिंग द फुल बेनिफिट्स, पूरा लाभ उठाने में किसका, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का, जो कि पैसेज में मेंशन किया गया है। एक तरीके से न्यूजीलैंड ने और भी अदर कंट्रीज़ ने ये बोला है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी, उसके लिए चीज़ों को वो सहायता करेंगी, सपोर्ट करेंगी, कि कह रहा है कि ऐसी कौन सी बाधाएं हमारे सामने आ सकती हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है हम उसकी पूरी तरीके से लाभ ना उठा पाएँ। The distinction between a commitment to facilitate and a guaranteed investment may lead to lower actual capital inflow than projected। कह रहा है कि एक जो अंतर है कि एक कमिटमेंट करना कि वो सहायता करेंगे या फिर ऐसा माहौल बनाएंगे कि इन्वेस्टमेंट हो सके, और दूसरी तरफ ये है कि पूरी इन्वेस्टमेंट की गारंटी देना, इसमें तो अंतर है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोअर एक्चुअल कैपिटल फ्लो, जो जितना आना चाहिए था उससे कम जो है पैसा आएगा जितना हम लोगों ने अनुमान किया है। तो ये तो समस्या है ही, तो ये एक बाधा बन सकती है, तो ये तो पक्का है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप within India might hinder the effectiveness of the dedicated tax intended to assist New Zealander investors। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, यूज़ योर अंडरस्टैंडिंग। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके आप समझाइए, क्योंकि जो पैसेज के अंदर होता है उसी को ही हम ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से ही बनता है। कह रहा है कि जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है भारत के अंदर, एक तरीके से जो ये ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, कागज आगज का, यहाँ से फाइल वहाँ, वहाँ से फाइल यहाँ, ये जो इतना लंबा प्रोसेस है वो एक तरीके से जो डेडिकेटेड डेस्क बनाई जा रही है, एक तरीके से डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको कम कर सकता है, जो कि न्यूजीलैंडर इन्वेस्टर्स को सहायता करने के लिए बनाई गई थी। तो ये भी एक समस्या तो है ही। न्यूजीलैंड्स स्मॉल इकोनॉमिक स्केल माइट लिमिट द नंबर ऑफ प्राइवेट एंटिटीज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट गोल्स। कह रहा है कि जो न्यूजीलैंड की छोटी सी इकनॉमी है उससे वजह से क्या हो सकता है, जो उसके प्राइवेट एक तरीके से प्लेयर होंगे उनकी इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होगी कि वो भारत के जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं उसको पूरा कर पाएँ, ये भी हो सकता है। तो ऑल ABC जो है वो करेक्ट, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सच अ टारगेटेड अप्रोच टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी इफ इंडिया वॉन्ट्स टू अचीव, क्या होना चाहिए, कह रहा है कि इस तरीके की जो टारगेट अप्रोच है वो उसकी आवश्यकता होगी, वो नेसेसरी होगी अगर इंडिया अचीव करना चाहता है द गोल ऑफ ब्लॉस्टरिंग द कैपिटल अकाउंट एंड इंक्रीजिंग जनरल इनकम। ये तो ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ओवरकम द स्टिकी प्रॉब्लम ऑफ स्किलिंग अप, नहीं, अभी भी ये समस्या बनी हुई है ना, अभी भी इसका कोई भी निवारण या सॉल्यूशन नहीं है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये भी हो जाएगा कि इससे एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट या जॉब भी बढ़ जाएंगी। तो ये सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। द ऑथर्स टोन इन द पैसेज रिगार्डिंग द इंडिया न्यूजीलैंड FTA कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, टोन क्या है पैसेज की ये बताओ। डिसमिसिव है, मतलब इग्नोर करने वाली टोन है। सिनिकल है, वही मतलब इग्नोर करने वाली टोन है या तंज मारने वाली टोन है, नहीं। ऑब्जेक्टिव है, एक तरीके से न्यूट्रल रहने वाली टोन है, हाँ। येट अप्रिशिएटिव, साथ साथ प्रशंसा करने वाली टोन है, ठीक है। एक तरीके से उसने तथ्य के ऊपर बात करी है, फैक्ट के ऊपर बात करी है, ऑब्जेक्टिव टोन है, और साथ ही साथ हल्की फुल्की प्रशंसा भी करी है कि भारत का जो लार्जर गोल है उसके बारे में। तो बी सही लग रहा है। क्रिटिकल है, लगातार क्रिटिसिज्म वाली है, आलोचना वाली है, नहीं। स्पेकुलेटिव है, मतलब अनुमान लगाने वाली टोन है, तो ये भी नहीं होगा। तो बी जो है वो बेस्ट है। इन द क्लॉज, इस क्लॉज में डिसमिसिंग दिस FTA ऑन द बेसिस ऑफ इट साइज व्हाट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज डिसमिसिंग अ पार्ट ऑफ इट, ये जो डिसमिसिंग है किस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये देखो, ये दिया हुआ डिसमिसिंग दिस FTA। डिसमिस क्या है, वर्ब है, ING लगा दिया, क्या बन गया, जेरेंड बन गया। दिस FTA, क्योंकि डिसमिस जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब पता ही होगा। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। अगर जब भी जेरेंड जो है ट्रांजिटिव वर्ब से बनता है तो उसका खुद का ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए डिसमिसिंग दिस FTA ये जेरेंड का ऑब्जेक्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इट साइज। तो एक तरीके से ये पूरा फ्रेज हो गया। किस तरीके का फ्रेज हो गया, ये जेरेंड फ्रेज हो गया।
क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसके सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? वुड बी, ये जो वर्ब है उसकी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो डिसमिसिंग क्या हो गया? जेरेंड हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? अ जेरेंड फ्रेज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है। एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज लिटिल इन दिस डैश कॉर्नर इन डाउनटाउन स्प्रिंगफील्ड मिसूरी टू सजेस्ट दैट इट इज़ वेयर वन ऑफ द यूएस ग्रेटेस्ट रोड स्टोरीज बिगेन। कह रहा है कि इस डाउनटाउन स्प्रिंगफील्ड में, स्प्रिंगफील्ड एक जगह का नाम है जो कि मिसूरी में, जो यूएस की जगह है कोई। डाउनटाउन का मतलब होता है एक ऐसा इलाका जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जहाँ पे एक तरीके से भीड़ भाड़ हो, मेन इलाका, सेंट्रल इलाका जो होता है उसको बोलते हैं डाउनटाउन। कह रहा है कि ये डाउनटाउन का एक ऐसा कॉर्नर है मिसूरी का जो कि ये सजेस्ट करता है, ये दर्शाता है कि यूएस की जो ग्रेटेस्ट रोड स्टोरीज थी वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। देयर इज़ नो ग्रैंड डैश और नोटेबल साइन। कह रहा है कि स्प्रिंगफील्ड या मसूरी में कोई ऐसी बड़ी इमारत नहीं थी या फिर कोई बहुत बड़ा साइन नहीं था जो कि ये बता सके या फिर इस इतिहास को दर्शा सके कि यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ हुई थी। इनफैक्ट दरअसल यू नीड टू लुक केयरफुली टू स्पॉट द मॉडेस्ट डैश मार्किंग द साइट ऑफ द लॉन्ग डिमोलिश्ड कॉलोनियल होटल। कह रहा है कि दरअसल आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से केयरफुली देखना होगा कि कोई मार्किंग हो जो इस साइट के बारे में बता रही हो जहाँ पे एक कॉलोनियल होटल रहा था जिसको डेमोलिश किया गया था, एक तरीके से तोड़ा गया था। कह रहा है कि मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसा साइन नहीं था जो इस जगह की इम्पोर्टेंस को बता सके। वेयर, जहाँ इन 1926 में अ ग्रुप ऑफ हाईवे ऑफिशियल्स कन्वीन का मतलब होता है एक साथ मिलना, मीटिंग बैठाना। कह रहा है कि हाईवे की जो ऑफिशियल्स थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो मिले इन ऑर्डर टू नेम द ब्रांड न्यू शिकागो टू लॉस एंजलिस हाईवे। और वो इसलिए मिले थे ताकि वो शिकागो टू लॉस एंजलिस जो हाईवे जा रहा था उसका नामकरण कर सके। A century on, the resulting two-digit moniker has become synonymous with American road culture। कह रहा है कि 100 साल हो गए और उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो 2 डिजिट मॉनिकर का मतलब होता है, ये जो निक नेम है, मतलब उन्होंने इस हाईवे का जो 2 डिजिट का निक नेम रखा था, अब वो एक अमेरिकन रोड कल्चर का एक हिस्सा का बन गया है। टू अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंगफील्ड मैटर्स। कह रहा है कि ये समझने के लिए कि ये जो जगह है यूएसए में वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, यू हैव टू गो बैक टू द डैश ऑफ द यूएस नंबर्ड हाईवे सिस्टम इन द मिड 1920s। आपको 1920 के मध्य समय में जाना होगा अगर आपको समझना है यूएस नंबर्ड हाईवे सिस्टम के बारे में, ठीक है। Federal and state officials were trying to replace a confusing patchwork of named auto trails route with grand titles like the Lincoln Highway and the National Old Trails Road with a standardized national network। कह रहा है कि जो फेडरल मतलब यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे या फिर स्टेट के जो ऑफिशियल्स थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो काफ़ी कंफ्यूजिंग सिस्टम है इनके यहाँ बड़े बड़े नामों का हाईवे का, जैसे कि लिंकन हाईवे हो गया, नेशनल ओल्ड ट्रेल्स रोड हो गया, इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्क बनाया जाए, एक नेशनल नेटवर्क बनाया जाए, एक जैसा बनाया जाए। द प्रपोज शिकागो टू लॉस एंजलिस रोड विच वुड रन थ्रू स्प्रिंगफील्ड वॉज इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि जो शिकागो टू लॉस एंजलिस रोड थी जो कि स्प्रिंगफील्ड को जिससे गुजरना था इसको, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इट वुड कनेक्ट द मिडवेस्ट टू द साउथ वेस्ट, वो मिडवेस्ट से को साउथ वेस्ट से जोड़ती एंड कैलिफोर्निया से जोड़ती, लिंकिंग बिग सिटी बड़े बड़े शहरों को जोड़ती, फार्मिंग रीजन स्मॉल टाउन मेन स्ट्रीट्स अक्रॉस द कंट्री, और मतलब हर जगह को वो एक कंट्री से जोड़ती। क्रूशली कह रहा है कि महत्वपूर्ण ये था द न्यू रूट वुड बी मार्क्ड विद अ नंबर, कि जो नया ये रूट था, ये जो नया हाईवे बन रहा था उसका जो नाम था एक नंबर के रूप में था, नॉट अ नेम, मतलब उसको नाम नहीं दिया गया था, एक नंबर दिया गया था। पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर डैश टू मेक क्रॉस कंट्री ड्राइविंग ईजियर टू फॉलो, एक तरीके से बहुत बड़ा प्रयास था ताकि जो पूरी कंट्री में ड्राइविंग को ईजी किया जा सके। एक्चुअली यहाँ पे बात हो रही है
रूट नंबर 66 एक हाईवे था काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जहाँ से उनके यहाँ जो नंबर वाला जो नेमिंग वाला सिस्टम था उसको एक तरीके से पुश मिला था। ठीक है, तो ये 66 की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा वर्ड कहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। देयर इज लिटिल इन दिस डैश कॉर्नर इन डाउनटाउन स्प्रिंगफील्ड। तो आप समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंगफील्ड जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, जिसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है इतिहास में। अगर हम यूएस के नेशनल हाईवेज की बात करते हैं तो कह रहा है कि डाउनटाउन में एक कॉर्नर था जिसके बारे में कुछ ही मतलब चीज़ें थी। डेसोलेट, डेसोलेट का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो, डेजर्टेड हो, है ना, एक तरीके से वीरान हो। तो अब डाउनटाउन है जो सेंटर में एरिया है वो डेसोलेट तो नहीं होगा। इनकॉस्पिक्यूअस का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, अननोटिस, है ना, जो ध्यान में ना आए, तो कोई मतलब नहीं है इसका। अनएज्यूमिंग का मतलब होता है साधारण, कि ये एक साधारण सी जगह थी, है ना, कि इसका इतिहास में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, इतना बड़ा काम यहाँ पे हुआ होगा, तो मतलब ये इतनी साधारण सी जगह थी कि विश्वास नहीं होता, तो हो सकता है। मैंडेन का मतलब होता है बोरिंग। बोरिंग का यहाँ पे फील तो नहीं आ रहा है, कंटेक्स्ट नहीं आ रहा है। मंडेन जैसे रूटीन हमारी डेली लाइफ होती है, मंडेन होती है, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है, तो बोरिंग वाला फील नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि एक सिंपल सा साधारण सा कॉर्नर है। ठीक है, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए? अनअज्यूमिंग। Masuri to suggest that it is where one of the US greatest road stories began. There is no grand dash or notable sign. क्या वहाँ पे नहीं था? मोनोमेंट, स्मारक, देयर इज नो ग्रैंड मोनोमेंट, मतलब कोई बहुत बड़ा कोई स्मारक नहीं था जो इस जगह की इंपॉर्टेंस को बता सके। हो सकता है। श्राइन का मतलब होता है कोई एक रिलीजियस बेस्ड जो जगह है उसको बोलते हैं, जैसे टेम्पल हो गया, ये तो कोई मतलब नहीं है। लैंडमार्क कोई भी चिन्ह होता है। अब मान लो कि आप कह दो कि एक मोमोज वाला है मेरे यहाँ, वहीं पे मेरे सामने घर है, वो मोमोज वाला बहुत फेमस है, तो क्या वो बहुत बड़ा ग्रैंड हो सकता है? बहुत छोटी सी भी दुकान हो सकती है। और जो लैंड मार्क है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मगर यहाँ पे ग्रैंड की बात की गई है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मेमोरियल जो है वो भी एक तरीके का मतलब वो बनाया जाता है ना, ये स्मारक टाइप का बनाया जाता है, मगर वो किसी पुराने इवेंट को, इतिहास को दिखाने के लिए, जैसे जालियांवाला बाग हुआ था उसके लिए अगर कोई मेमोरियल बनाया जाए, या फिर बहुत से लोग मारे गए थे उनके लिए मेमोरियल बनाया जाए, तो यहाँ पे मेमोरियल की बात तो नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? मोनूमेंट। इन फैक्ट यू नीड टू लुक केयरफुली टू स्पॉट द मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब होता है बहुत हल्का या फिर पतला, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से महीन हो। डैश मार्किंग द साइट ऑफ द लॉन्ग डिमोलिश्ड कॉलोनियल होटल। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन आपने देखा ही होगा बहुत जगह, इस तरीके की पुराने पुरानी लकड़ी होती है, उसमें कुछ लिखा होता है, बहुत पुरानी लिखावट है, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब नहीं है। एपिटाफ का मतलब होता है कब्र। देखिए कब्र इस तरीके से बनी थी, उसमें कब्र में लिखा होता है ना, इतने से इतने तक ये व्यक्ति जिया, इसका नाम ये था, फला फला, तो ये कोई मतलब नहीं है। इंग्रेविंग का क्या मतलब होता है? कि किसी चीज़ में एक तरीके से डिज़ाइन बना, खोद खोद का डिज़ाइन बनाना, मतलब नहीं है। प्लेग का मतलब होता है एक पट्टी। आप कहीं जाते होगे, कहीं भी घूमने जाते होगे ऐतिहासिक जगह में, वहाँ पे एक पट्टी टाइप की होती है जिसमें कुछ लिखा होता है उसके इतिहास के बारे में, ये घटना इतने से इतने हुई, यहाँ पे ये राजा थे, ये उनका किला है ना, इस तरीके से। तो कह रहा है कि एक हल्की से भी प्लेग एक तरीके से पट्टी भी नहीं थी कि जो ये बता सके कि यहाँ पे एक कॉलोनियल होटल भी रहा करता था जो कि अब डिमोलिश हो गया है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा साधारण जगह थी। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। To understand why Springfield matters, you have to go back to the dash of the US numbered highway system. अगर आपको स्प्रिंगफील्ड की जो महत्व है, इंपॉर्टेंस, उसको समझना है, तो जब ये यूएस नंबर्ड हाईवे सिस्टम बना था उस समय में आपको जाना होगा। एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, अराइवल। हिस्ट्री में पढ़ा होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, एडवेंट ऑफ फ्रांसीसीज, है ना, पुर्तगालीज। तो आगमन जो वो आए, तो इसका मतलब नहीं होगा यहाँ पे। क्रिएशन का मतलब कि जब ये यूएस नंबर हाईवे जो सिस्टम थे क्रिएट हो रहे थे, हो सकता है। असेंबली मतलब इकट्ठा होना, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फैब्रिकेशन बातों को बनाना या किसी तरीके के झूठ को बनाना, कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा?
क्रिएशन। क्रूशली महत्वपूर्ण ये था कि द न्यू रूट वुड बी मार्क्ड विद अ नंबर, जो नया रास्ता था उसका नाम जो था एज अ नंबर के रूप में रखा जा रहा था, नॉट अ नेम, ना कि नाम के रूप में। पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर डैश टू मेक क्रॉस कंट्री ड्राइविंग ईजियर टू फॉलो। यहाँ पे ब्रॉडर का क्या मतलब है? एक तरीके का जब पॉलिसी होती है तो हम ये कहते हैं कि ये एक बड़ा कदम है, एक बड़ा सोच के साथ इस चीज़ को उठाया जा रहा है। तो ब्रॉडर क्या? ब्रॉडर थ्रस्ट। अब थ्रस्ट का मतलब भी ढकेलना होता है, मगर थ्रस्ट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंजन के साथ, या फिर रॉकेट के इंजन के साथ, या बाइक के इंजन के साथ। कई बार कहते नहीं है भाई, भारत का जो एक कावेरी इंजन था, अगर आपने सुना हो, जो प्लेन के लिए बनाया जा रहा था, तो कहते हैं भाई ये जो उसका थ्रस्ट है इतना बढ़िया नहीं है। या फिर अमेरिका का ये जो 404 जो इंजन है उसका थ्रस्ट अच्छा है। तो थ्रस्ट कई बार हम इंजन से रिलेट करते हैं, तो मतलब नहीं है। प्रपोल्जन भी आपने कई बार रॉकेट सुना होगा। प्रपोल्जन कई बार अगर आपने ISRO की लाइव जो कमेंट्री है उसको सुना होगा, तो प्रपोल्जन का नाम बार बार आपने सुना होगा, जो रॉकेट और थ्रस्ट से ही इक्विवेलेंट है एक तरीके से, तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। सर्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, अचानक से किसी चीज़ का इंक्रीज होना, तो मतलब नहीं है। पुश, हाँ, एक तरीके से पॉलिसी को पुश करना, ब्रॉडर पुश है। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट के हिसाब से सही है, एक प्रयास है, एक एफर्ट है जो कि इसे पूरी कंट्री में ड्राइविंग को ईजियर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पुश, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।